लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे बता रहे हैं कि दशकों बाद उत्तर प्रदेश करवट ले रहा है। हिंदुस्तान में जिसे हिंदी हार्टलैंड, हिंदी पट्टी या काऊ बेल्ट कहा जाता है, अक्सर उसे नेतृत्व देने वाले उत्तर प्रदेश की राजनीतिक जमीन एक नई फसल के लिए उर्वर हो गई है। प्रदेश का मिजाज बदल रहा है। राजनीति से यह नई मांग कर रहा है। वह मांग क्या है? क्या देश की राजनीति में कोई भूचाल आने वाला है? इस पॉलिटिकल रिपोर्ट में मैं लोकसभा चुनाव 2024 के लिए उत्तर प्रदेश के नतीजों से निकलने वाले ऐसे संकेतों को पकड़ने की कोशिश करूंगा जो राष्ट्रीय राजनीति में नए चैप्टर लिखने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र कुमार यादव। इस पॉडकास्ट में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट, देश दुनिया के बदलाव और ज्ञान विज्ञान की रिपोर्ट के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लोकसभा चुनाव 2024 के चुनाव के दौरान उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल और अवध में घूमते हुए यह अनुमान हो रहा था कि उत्तर प्रदेश के नतीजे इस बार चौंकाएंगे। अलग अलग जाति समुदाय के लोगों से बातचीत करने के बाद इस चैनल के लिए अपने वीडियो में मैंने इसे पहले ही बताया था। तो आइए एक नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश के नक्शे पर, उस नक्शे पर जो 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों को उत्तर प्रदेश के मानचित्र पर प्लॉट करने से बनता है। इसके बाद एक नजर इस मैप पर भी डालिए जो लोकसभा चुनाव 2014 के उत्तर प्रदेश के नतीजों के बाद बना था। करीब करीब पूरा प्रदेश भगवे रंग से रंगा हुआ दिख रहा है। जाहिर है कि उत्तर प्रदेश के राजनीतिक जमीन ने एक बड़ा बदलाव किया है। इस बदलाव को समझने के लिए एक बार हम आंकड़ों में घुसेंगे। 2019 के मुकाबले 2024 के चुनावी नतीजों पर। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रदर्शन को लेकर। पार्टी ने 75 सीटों पर चुनाव लड़ा था, उसे 33 सीटों पर जीत हासिल हुई है। हालांकि लोकसभा चुनाव 2019 में इसने 62 सीटें जीती थी। उसके मुकाबले इसकी सीटें करीब करीब आधी से थोड़ी ज्यादा रह गई हैं। इसका वोट करीब करीब 50% से गिरकर 41.37% पर टिका है। वोट के लिहाज से भाजपा अभी भी प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी है। और ध्यान देना चाहिए कि 2022 के विधानसभा चुनाव में भी भाजपा का वोट प्रतिशत 41.29 ही था। इसका मतलब है कि उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता घटी है, लेकिन वोटों के प्रतिशत के लिहाज से अभी भी भाजपा के पास उतने वोट हैं जितना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2022 के चुनाव में हासिल किया था। इससे हम क्या नतीजा निकाल सकते हैं? क्या यह नतीजा निकाला जाए कि भारतीय जनता पार्टी के वोटर ने केंद्र की भाजपा के मुद्दों को भले ही खारिज किया है, लेकिन वह अभी भी योगी आदित्यनाथ के साथ है? एक बात मैं यहाँ जरूर कहूंगा, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को यह जो वोट मिला है उसमें एक बड़ा हिस्सा वह है जिसे लाभार्थी वोट बैंक कहा जाता है। भले ही इसकी संख्या घटी है, लेकिन वोटों के प्रतिशत में यह शामिल है, क्योंकि इस समुदाय में जीवन की आर्थिक जरूरत ही सबसे अहम तौर पर काम करती है। भाजपा के 41% वोटों में अभी भी लाभार्थी वोट बैंक का हिस्सा बड़ा है। क्या इसके मायने समझते हुए भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में अपनी राजनीति को जनता के आर्थिक मुद्दों से जोड़ेगी? अपनी राजनीति को धर्म से हटा करके प्रशासन और आर्थिक मुद्दों पर टिकाएगी? इसी पर प्रदेश में भाजपा का भविष्य निर्भर करेगा। अब बात करते हैं समाजवादी पार्टी को लेकर। अगर सीटों के लिहाज से देखें तो उत्तर प्रदेश की 80 में से 62 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने इस बार चुनाव लड़ा। उसे 37 सीटों पर जीत हासिल हुई है। इसके साथ ही सीटों के लिहाज से समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी और देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। इसका वोट लोकसभा चुनाव 2019 के 18.11% से उछलकर सीधे 33.59% पर आ गया है, यानी करीब करीब दोगुनी की उछाल है। समाजवादी पार्टी के वोटों को लेकर चर्चा से पहले मैं एक बार जिक्र कर लूं कि प्रदेश में कांग्रेस का प्रदर्शन कैसा रहा। इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस को 17 सीटें मिली थी। कांग्रेस ने इस बार 6 सीटें जीती है। स्ट्राइक रेट शानदार है। इसके वोटों का प्रतिशत 6.36 से बढ़कर 9.46 पर पहुंच गया है। यह अपने आप में एक बड़ा ही सराहनीय प्रदर्शन है। कांग्रेस का वोट प्रतिशत बहुजन समाज पार्टी के वोट से ज्यादा है। यह उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के लिहाज से बहुत बड़ी खबर है। 1998 के बाद पहली बार कांग्रेस का वोट शेयर मायावती की बसपा के वोटों के प्रतिशत से ज्यादा है।
हालांकि मुझे वह आंकड़ा अभी भी नहीं मिला कि आखिर 1998 के बाद के आंकड़े मेरे पास मौजूद हैं। उसके पहले कब वोटों के प्रतिशत के मामले में बसपा कांग्रेस से आगे निकली थी। यहाँ एक और दिलचस्प तथ्य की तरफ मैं ध्यान खींचना चाहूंगा। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का साझा वोट प्रतिशत भाजपा से ज्यादा है। दोनों ही पार्टियों ने एक ही मुद्दे पर चुनाव लड़ा था। अखिलेश यादव चुनाव से पहले पीडीए की बात करते थे, यानी पिछड़ा दलित आदिवासी मोर्चा। राहुल गांधी के न्याय के मसौदे में पीडीए को शामिल कर लिया गया, उसे मान्यता दी गई और जमीनी स्तर पर सपा और कांग्रेस दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता दरअसल सामाजिक आर्थिक न्याय और देश के संसाधनों में सभी जातियों और समुदायों की भागीदारी की बात करते रहे थे। इसलिए दोनों पार्टियों के इस मोर्चे को, जिसे इंडिया नाम दिया गया, हमें एक करके देखना होगा। उसके मुकाबले भाजपा की मंदिर पर टिकी राजनीति को सामने रखना होगा। इस आंकड़े से साफ है कि उत्तर प्रदेश ने मंदिर के मुकाबले आर्थिक और सामाजिक न्याय को प्राथमिकता दी है, रोजी रोजगार के अवसर प्रदान किए जाने के नारे को प्राथमिकता दी है, आर्थिक रूप से सभी वर्गों और समुदायों को उनका हक दिए जाने की मांग को प्राथमिकता दी है। उसने इसकी गारंटी देने वाले संविधान को सर्वोपरि माना है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को इंडिया के रूप में लोगों ने एक ही ब्लॉक के रूप में देखा और जमीन पर वोटों का ट्रांसफर बड़ी आसानी से हुआ। इसका एक सबूत यह भी है कि बसपा और भाजपा दोनों को अगर हम मिला दें तो इनके वोटों में जो 18.68% की गिरावट आई है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के साझे वोट में 18.49% की बढ़त हुई है। क्या भाजपा का वोट सीधे विपक्ष के पास चला गया? गया है, लेकिन पूरा नहीं। हमें यह याद रखना होगा कि इस बार लोकसभा चुनाव में कुल वोटों के प्रतिशत में गिरावट आई है। ज्यादातर सीटों पे कम वोट पड़े थे। माना जाता है कि भाजपा के कोर वोटरों के एक हिस्से के वोटिंग के दिन बाहर न निकलने से वोटों में गिरावट देखी गई है। अब आते हैं बहुजन समाज पार्टी के उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन पर। कई दशकों से मजबूत होती गई बहुजन समाज पार्टी का इस बार सीटों के लिहाज से सुपड़ा साफ हो गया है। 79 सीटों पर चुनाव लड़ने के बावजूद उसे एक भी सीट पर जीत हासिल नहीं हुई है। इसका वोट 19.43% से गिरकर 9.39% पर आ गया है, यानी कि इसके वोटों में करीब करीब 10% से ज्यादा की गिरावट आई है। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों पर नजर डालें तो भारतीय जनता पार्टी को जो 33 सीटें मिली हैं, उनमें 15 सीटें ऐसी हैं जहां बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवारों को उतना वोट मिला है जितने वोटों से इंडिया ब्लॉक का कैंडिडेट हारा था। इस वजह से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार वहां जीत गए हैं। हमें याद रखना चाहिए कि चुनाव पूर्व परिस्थितियों में बसपा के कैंडिडेट चयन में भाजपा की भूमिका होने का आरोप लगा था। ऐसे में अगर हम इस फैक्टर को ध्यान रखें तो वास्तविक नतीजे और भी चौंकाने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव 2024 में 80 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर 15 से 20 सीटें जीतने के काबिल थी। अगर मायावती का इंडिया ब्लॉक के साथ गठबंधन हो गया होता, जैसा कि चुनाव से पूर्व कयास लगाए जा रहे थे, तो नतीजे इसी तरह आते हैं। भारतीय जनता पार्टी को करीब करीब 15 से 20 सीटें ही हासिल होती। चुनाव के बीच पूर्वांचल और अवध के क्षेत्रों में घूमते हुए मुझे यह आशंका होती थी कि भारतीय जनता पार्टी की सीटें कहीं 15 से 20 पर न जाकर टिक जाए, और नतीजे जब आए तो मैं हैरान हो गया कि वास्तविक हालात दरअसल वही थे और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ किस कदर लहर चल रही थी। तो हमने लोकसभा चुनाव 2019 के मुकाबले 2024 के नतीजों को आंकड़ों में देखा, लेकिन सीटों और वोटों के प्रतिशत में अक्सर जो ध्वनि निकलती है, जमीन पर समीकरण उतने सीधे नहीं होते। इसलिए वोटों और सीटों की संख्या को जमीनी हालात और जनता के जहन में चल रहे रुझानों की कसौटी पर कसना होता है। उसी से हमें वे राजनीतिक सिद्धांत निकलते हैं जिनके आईने में हम वास्तविकता को, रियलिटी को परिभाषित कर सकते हैं। तो सीटों और वोटों से आने वाले समीकरणों की पड़ताल करने के बाद उत्तर प्रदेश की जमीनी हकीकत से हम कौन से राजनीतिक सिद्धांत निकाल सकते हैं? आंकड़ों के मकड़जाल के पीछे छिपा यही वो सवाल है जिसका जवाब आज हर कोई जानना चाहता है। तो अब हम इन आंकड़ों के सैद्धांतिक निष्कर्षों को तलाश करेंगे, और इस मामले में जो सबसे पहला निष्कर्ष निकलता है वह बेहद चौंकाने वाला है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में कई दशकों बाद एक बड़ा बदलाव हुआ है।
उत्तर प्रदेश के राजनीति ने एक बड़ा फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश की जमीन पर जो त्रिकोणीय राजनीतिक लड़ाई चलती थी, इन वोटों के ट्रेंड को देखें तो वह मुख्य तौर पर दो ध्रुवीय लड़ाई में तब्दील हो गई है। हालांकि बहुजन समाज पार्टी अभी भी करीब करीब 9 से 10% वोट लिए हुए है, लेकिन मुख्य तौर पर उत्तर प्रदेश दो ध्रुवों में बट गया है। इसमें एक ध्रुव कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का इंडिया अलायंस है, जिसका वैचारिक आधार न्याय और देश की संपदा और संस्थाओं में हर किसी का समान अधिकार है। वैचारिक रूप से इसे एक अलायंस के रूप में देखना होगा। और दूसरे ध्रुव पर भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है। पिछड़े दलित और आदिवासियों के मोर्चे के रूप में अखिलेश यादव ने जिस पीडीए का नारा दिया था, उसने बसपा के राजनीति को सैद्धांतिक तौर पर अपने भीतर समेट लिया है। दूसरी तरफ संविधान में प्रदान किए हुए जातीय, सामाजिक और आर्थिक न्याय को सबसे नीचे के आदमी तक पहुंचाने का जो नारा राहुल गांधी ने दिया, वह सपा और बसपा दोनों की राजनीति को मान्यता देता है। इसमें सवर्ण तबके का वह हिस्सा भी है जो आर्थिक रूप से कमजोर है, उसे भी राहुल गांधी के इस न्याय के मसौदे में जगह दी गई है। यह सच्चे अर्थों में दरअसल भारत के संविधान और लोकतंत्र की आवाज है, जिसकी पैरवी अंबेडकर ने की थी, लेकिन जिसे उसके बाद शायद पहली बार इतनी मजबूती से उठाया गया है। इससे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों को ही जबरदस्त फायदा हुआ है। यानी कि बहुजन समाज पार्टी के विचारों के आधार पर जो एक तीसरा ध्रुव बना था, दरअसल इंडिया अलायंस के नाम पर इन कई ध्रुवों को एक साथ शामिल कर लिया गया है। यह मंडल की वापसी नहीं है, यह कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का दलितकरण है और उस भारत के विचार को दलित राजनीति ने अपना कवच धारण करवाया है। इस तरह से जो ध्रुव बनता है, उसमें पार्टियों का वजूद अहम नहीं रह गया है। यह एक वैचारिक मोर्चा है जो देश की हर जाति और वर्ग की जीवन की जरूरतों और आकांक्षाओं को आर्थिक संसाधनों में हिस्सेदारी देकर उन्हें बराबरी के धरातल पर लाने की वकालत करता है। यह हिंदी पट्टी की जातियों की महत्वाकांक्षाओं की राजनीति का ठोस सामाजिक आर्थिक धरातल पर खड़े होना है। उसका एक बहुत ही पावरफुल पॉलिटिकल थियरी में ट्रांसफॉर्म होना है। इस सिद्धांत को व्यवहार की जमीन पर दोनों पार्टियां कितनी गहराई से लागू कर पाएंगी, इसी पर इस नए राजनीतिक ध्रुव का अस्तित्व निर्भर करेगा। हो सकता है भविष्य में मायावती और बसपा इसी इंडिया अलायंस के राजनीतिक विचारों के साथ अपने को एक कर दें, क्योंकि सैद्धांतिक तौर पर इंडिया अलायंस उनकी राजनीति को बड़ी ही उदारता पूर्वक स्वीकृति देता है। लेकिन ऐसा अगर न भी हुआ तो भी इंडिया अलायंस की राजनीति में दलित राजनीति छिपी हुई है। राहुल गांधी के न्याय के एजेंडे में उसे जगह दी गई है, उसे स्वीकार किया गया है। राहुल गांधी के न्याय का एजेंडा दरअसल बड़े अर्थों में कांशीराम की दलित राजनीति का ही एक विस्तारीकरण है। उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव 2024 के चुनावी नतीजों से दूसरा सिद्धांत क्या निकलता है? लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे बताते हैं कि उत्तर प्रदेश ने भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को अल्पमत में ला दिया है। खुद फैजाबाद की लोकसभा सीट पर, जिसके अंतर्गत अयोध्या आती है, भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार हार गया है। वहां इंडिया गठबंधन का दलित उम्मीदवार जीता है। इसके जरिए उत्तर प्रदेश ने देश को एक नया संदेश दिया है। अयोध्या वह जगह है जहां पिछले 2 साल से भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर के निर्माण के इर्द गिर्द इस बार के लोकसभा चुनाव का पूरा ताना बाना बुना था। रामलला की स्थापना के कार्यक्रम को अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम बना दिया गया, लेकिन जिस बात पर किसी ने ध्यान नहीं दिया वह था इन सबके बीच बड़ी संख्या में अयोध्या में गरीब लोगों के घरों और रोजी रोजगार के साधनों का टूटना, उनका ध्वस्त होना। उत्तर प्रदेश की जनता ने किसी भी क्षेत्र में इसे न्याय संगत नहीं माना है। वे चाहे भाजपा के वोटर ही क्यों न हो, वे रोजी रोजगार और जीवन के दूसरे मुद्दों को महत्वपूर्ण मान रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को यह जो वोट मिला है, मैंने पहले ही बताया है कि उसमें वह बड़ा हिस्सा है जिसे लाभार्थी वोट बैंक कहा जाता है। लाभार्थी वोट बैंक का अर्थ हुआ यह वोटर जीवन की आर्थिक जरूरत को ही सबसे ज्यादा प्राथमिकता देता है। दूसरी तरफ खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस को इसी तरह से हिंदू धर्म के केंद्र के रूप में दिखाने की कोशिश करते रहे हैं। उनकी राजनीति वहां धार्मिक एजेंडे के इर्द गिर्द ही घूमती रही है। भले ही वे विकास का नाम लें, लेकिन राजनीति का मुख्य स्वर दरअसल धार्मिक एजेंडा ही रहा है। हमें ध्यान रखना चाहिए कि बनारस वह प्राचीन नगर है जिसने हर नए विचार को सबसे पहले आत्मसात किया। यहाँ अगर वैदिक और ब्राह्मण दर्शन आए तो इसने बुद्ध और महावीर को भी सबसे पहले अपनाया। भारत में हर नए ज्ञान और दर्शन पर विमर्श का केंद्र रहा है बनारस। यहीं कबीर हुए और यहीं रैदास हुए।
बनारस को ज्ञान, दर्शन, कलाओं के उस बृहत्तर और व्यापक उर्वर केंद्र से अलग सिर्फ प्राचीन हिंदू नगर के रूप में देखना, उसकी उस बड़ी विरासत से इनकार करना है। बनारस की लोकसभा सीट पर जहां पिछले चुनाव में 2019 में प्रधानमंत्री की जीत का मार्जिन 4,79,000 वोटों के आसपास था, वहां उन्होंने 10 लाख वोटों से जीत का टारगेट रखा था। लेकिन प्रधानमंत्री बहुत ही मुश्किल से 1,52,000 के आसपास वोटों से जीत पाए। उनके वोटों में 9% की गिरावट दर्ज की गई। अयोध्या और बनारस ने भारतीय जनता पार्टी को और पूरे देश को एक नया संदेश दिया है। अयोध्या से दलित कैंडिडेट का जीतना और संघ के गढ़ बनारस में भाजपा की मामूली जीत के मायने क्या हैं? उत्तर प्रदेश ने दरअसल धर्म के आधार पर राजनीति को खारिज किया है। भव्यता और चमक दमक से भरे चकाचौंध वाले जो कॉरिडोर यहाँ बनाए गए, उनके नीचे लोगों के आंसुओं को दबाए जाने को प्रदेश ने खारिज किया है और इसने संदेश दिया है कि सभी के आर्थिक हितों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। यह नकली मुद्दों के बजाय लोगों के रोजी रोजगार, नौकरी और हर तबके के सशक्तिकरण के वास्तविक मसलों पर राजनीति को लाने का संदेश है। क्या इस संदेश को भारतीय जनता पार्टी समझेगी? क्या इस संदेश को समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी की राजनीति समझेगी? अपने इस बात पर जोर देने के लिए चुनावी नतीजों से निकलने वाले एक और तथ्य पर मैं जोर देना चाहूंगा। इंडिया गठबंधन ने 6 मुसलमान कैंडिडेट खड़े किए थे, उसमें से 5 जीतकर आज सांसद बन चुके हैं। सिर्फ एक कैंडिडेट अमरोहा के दानिश अली हार गए हैं। उन्हें हराने के लिए खुद मायावती ने कहा था किसी भी कीमत पर उन्हें नहीं जीतना चाहिए। इसके बावजूद उत्तर प्रदेश में मुस्लिम कैंडिडेट की जीत का स्ट्राइक रेट 80% है और इसके जरिए उत्तर प्रदेश ने साफ संदेश दिया है। इसने धार्मिक विभाजन से इनकार किया है और संविधान के उस स्वर को मजबूत किया है जो बहुसंख्यक, अल्पसंख्यक, दलित, वंचित, पिछड़े सबको समानता के अधिकार के साथ आर्थिक संसाधनों में भागीदारी देने की पैरवी करता है। लोकसभा चुनाव 2024 के उत्तर प्रदेश के नतीजों से निकलने वाले तीसरे सिद्धांत को समझने के लिए हमें उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन के जीते हुए सांसदों का जातीय, आर्थिक और धार्मिक बैकग्राउंड चेक करना होगा। इंडिया गठबंधन के जो कैंडिडेट जीते हैं उनमें मुसलमान हैं, उसमें जाट हैं, माली हैं, जनरल कास्ट के यानी ब्राह्मण, राजपूत और भूमिहार हैं, उसमें बड़ी संख्या में SC कैंडिडेट हैं, OBC कैंडिडेट हैं, कुर्मी हैं, पासी हैं, पटेल हैं, निषाद हैं, करीब करीब हर जाति और सामुदायिक वर्ग से आए हुए लोग हैं। यह साफ बता रहा है कि उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन की यह भारी जीत संविधान की उस आत्मा की जीत है जो लिंग, जाति और धर्म के आधार पर फर्क किए जाने से इनकार करता है। राष्ट्र के संसाधन, संस्थाओं और संपदा में हर व्यक्ति की हिस्सेदारी और भागीदारी सुनिश्चित किए जाने की वकालत करता है। उत्तर प्रदेश की राजनीति से चौथा सिद्धांत क्या निकलता है? हम उत्तर प्रदेश की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी की बात करेंगे। इंडिया गठबंधन ने 12 महिला कैंडिडेट खड़े किए थे जिसमें से 5 जीतकर आज सांसद हैं। महिलाओं की जीत का स्ट्राइक रेट काफी प्रभावशाली है, लेकिन 80 सीटों में से 12 पर महिला उम्मीदवार का होना अभी भी कम है। पिछले लोकसभा चुनाव में प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में महिलाओं की भागीदारी पर जोर दिया था। उन्होंने लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ जैसा नारा दिया था और इस बार जीते हुए इंडिया गठबंधन के सांसदों में 5 महिला सांसद हैं। उत्तर प्रदेश की यह राजनीति बता रही है कि यह करवट ले रही है महिलाओं की राजनीति में हिस्सेदारी की मामले में भी। शायद इसकी वजह यह भी है कि इंडिया अलायंस ने गरीब परिवारों की औरतों को सालाना 1 लाख रुपए दिए जाने का वायदा किया था, मनरेगा की आय बढ़ाने का भी वायदा किया था और पूरे देश में जो 30 लाख सरकारी रिक्त पदों को भरने की बात की थी, उन नौकरियों में आधी नौकरियां महिलाओं को दी जाने की बात इंडिया गठबंधन की तरफ से हुई थी। इन नौकरियों में दलित से लेकर कमजोर आर्थिक वर्ग वाले सवर्ण तबके के लोगों को शामिल किया गया था। शायद इससे महिलाओं में भी और छात्राओं में भी एक लहर पैदा हुई थी और इसका एक उदाहरण भदोही का चुनाव है, जहां बूथ पर बैठे तमाम पार्टियों के लोगों से महिलाएं पूछ रही थी कि पंजा या साइकिल का निशान इसमें कहां है। कार्यकर्ता बताते थे कि वहां पंजा और साइकिल दोनों नहीं है, वहां उनकी जगह इंडिया अलायंस का, तृणमूल का कैंडिडेट है। उत्तर प्रदेश की जमीनी हकीकत से हम 5वें और आखिरी सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। उत्तर प्रदेश के इस नतीजों को अगर हम 2 ब्लॉक के रूप में देखें, इंडिया ब्लॉक यानी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का संयुक्त मोर्चा, दूसरी तरफ भाजपा, और जैसा कि आरोप लगता रहा था कि उसकी बी टीम के तौर पर बहुजन समाज पार्टी काम कर रही है, तो अगर हम भाजपा और बसपा को एक मंच पर खड़ा कर दें
तो एक दिलचस्प समीकरण बनता है। एक तरफ उभरता हुआ इंडिया ब्लॉक है तो दूसरी तरफ गिरते हुए जनाधार के साथ भाजपा और बसपा। भाजपा और बसपा के साझे वोट को अगर मिला दें के साथ वह वोटर जो वोट देने नहीं निकला है उसे भी जोड़ दें तो यह वोट बैंक अभी भी इंडिया ब्लॉक के वोटों से ज्यादा है। लेकिन ये दोनों वोट बैंक यानी कि बसपा के बाकी बचा हुआ वोट और भाजपा का वोट एक दूसरे में ट्रांसफर होना कुछ मुश्किल है। इसलिए इंडिया ब्लॉक उत्तर प्रदेश के मैप पर डोमिनेट कर रहा है, लेकिन उसके सामने अभी भी बड़ी चुनौती है। एक तरफ जहां उसे अपने साथ आए लोगों को बनाए रखना है, उन वोटरों को अपने साथ जोड़े रखना है, दूसरी तरफ भाजपा और बसपा के साथ अभी भी जो वोटर जुड़े हुए हैं उनका दिल जीतना भी एक चुनौती है। इस लिहाज से इंडिया गठबंधन के सामने अभी खुला मैदान है। सवाल है क्या इंडिया ब्लॉक की दोनों पार्टियों में, उसके कार्यकर्ताओं में वह राजनीतिक सूझबूझ है जो इस बाकी बचे हुए वोट को अपने विचारों के साथ जोड़ सकता है, या फिर इंडिया ब्लॉक के साथ आया हुआ वोटर व नया वोटर वैचारिक और राजनीतिक प्रशिक्षण के अभाव में वापस लौट जाएगा। दूसरी तरफ अगर हम भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के लिहाज से देखें, उन्हें अपने तरफ से दूसरी तरफ जाते हुए वोटर को रोकना है और अपने इस जनाधार को मजबूती से पकड़ करके रखना है। लोकसभा चुनाव 2024 का नतीजा बताता है कि इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को अपनी राजनीति में बड़ा बदलाव करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में उसे अपने मुद्दों में आर्थिक मुद्दों को, आर्थिक हितों को और आम जनता की आर्थिक दुश्वारियों को शामिल करना पड़ेगा। सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी अपने राजनीति को क्या यह नई दिशा दे पाएगी? इस पॉलिटिकल रिपोर्ट को फिलहाल मैं इन 5 सिद्धांतों पर सीमित करूंगा। सवाल है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में इतना बड़ा बदलाव आया कैसे? वे कौन से ऐतिहासिक राजनीतिक कारण हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश में यह गुणात्मक बदलाव किया है? जमीन पर धराशायी हो चुके समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को जिसने इस तरह से आसमान में लाकर बैठा दिया है, और इस प्रदेश में बसपा और भाजपा की राजनीति का भविष्य क्या होने वाला है? ये दरअसल सबसे अहम सवाल हैं और इन सवालों का जवाब पाने के लिए हमें नजर डालना होगा उत्तर प्रदेश की राजनीति की सबसे मुख्य शक्तियों पर, उन पॉलिटिकल एक्टर्स पर जो कई दशकों से इस प्रदेश में सक्रिय रहे हैं। इन सवालों का जवाब पाने के लिए उत्तर प्रदेश के पॉलिटिकल रिपोर्ट के पार्ट 2 को सुनिए। इस पॉडकास्ट में फिलहाल इतना ही। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।